मुस्लिम लॉ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है मर्ज उल मौत। आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि मर्ज उल मौत क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है और मर्ज उल मौत के दौरान यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित ट्रांजैक्शन किया जाता है तो मुस्लिम लॉ उसके बारे में क्या बात करता है। एलएलबी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। मुस्लिम लॉ के और अन्य इसी प्रकार के लेक्चर्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज मर्ज उल मौत मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम विधि में मर्ज उल मौत का तात्पर्य क्या है? तीन शब्दों से मिलकर बना है मर्ज उल मौत। मर्ज का मतलब बीमारी होता है, डिजीज। मौत का मतलब सभी को पता है डेथ होता है। तो ऐसी बीमारी जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति की डेथ होगी, यानी ऐसी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है जिसका परिणाम मृत्यु होगी। अब सीधी सी बात यह है कि कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाता है, धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है, शारीरिक स्थिति खराब होती जाती है। तो ऐसा व्यक्ति मर्जुल मौत से पीड़ित होता है। और जो व्यक्ति मर्जुल मौत से पीड़ित है, यदि वो प्रॉपर्टी के बारे में कोई ट्रांजेक्शन करता है, यदि वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देता है, यदि वो प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत बना देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मुस्लिम लॉ में बताया गया है। तो सबसे पहले मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है और मुस्लिम लॉ मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। गिफ्ट टैक्स उस पर लागू नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस पर लागू नहीं होगा, गिफ्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो इसलिए मर्ज उल मौत को समझना बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लॉ का एक विषय है, मर्ज उल मौत सीधे सीधे मुस्लिम लॉ का विषय है और मुस्लिम लॉ को पर्सनल लॉ कहा जाता है। पर्सनल यानी धर्म के आधार पर जो कानून होता है उसे ही पर्सनल लॉस कहा जाते हैं। तो पर्सनल लॉ वो होते हैं जो धर्म विशेष को मानने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। जैसे हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदुओं पर लागू है। ठीक इसी प्रकार शरीयत एक्ट हो जाए, वक्फ के कानून हो जाए, मर्ज उल मौत की बातें आ जाए, ये सब मुस्लिम लॉ पर लागू होती है। तो जो लोग इस्लाम पे बिलीव करते हैं, जो इस्लाम के हिसाब से अपना जीवन बिताते हैं, शरिया लॉ उनके ऊपर लागू हो जाता है। और ये ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में किया था, जो कि भारत में लंबे समय से मुस्लिमों का राज रहा था, मुस्लिम राज रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, जबकि खुद ब्रिटेन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है। लेकिन भारत में पर्सनल लॉज अलग अलग चल रहे हैं। मैरिज के कानून हर धर्म के अपने हैं, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार के कानून हर धर्म के अपने हैं, डाइवोर्स के कानून हर धर्म के अपने हैं। तो जो फैमिली लॉज के जो मामले हैं वो धर्म के हिसाब से हमारे देश में चल रहे हैं। हालांकि हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखा गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में राज्यों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि हमारे देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की जाए, लेकिन आज दिनांक तक ये लागू नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार हमारे देश में रिलीजियस लॉ चल रहे हैं, धार्मिक विधि चल रही है, हिंदू लॉ चल रहा है, मुस्लिम लॉ चल रहा है, सिख लॉ चल रहा है। तो ये अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से ये कानून चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम मर्ज उल मौत लेने वाले हैं, ये भी मुस्लिम धर्म से यानी मुस्लिम लॉ से कनेक्टेड है। मर्ज उल मौत को इंग्लिश में डेथ बेड ट्रांजेक्शन कहा जाता है। डेथ बेड, बेड का मतलब बिस्तर है, यहाँ पर पलंग है, और डेथ यानी ऐसा व्यक्ति जो अब अपनी दैनिक क्रिया नहीं कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो नमाज अदा नहीं कर पा रहा है, अपनी दैनिक क्रिया नहीं कर पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, वो डेथ बेड पर क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्या प्रॉपर्टीज के बारे में ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को लेकर डील करता है वो शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद डेथ बेड पर है, अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में मुस्लिम लॉ कहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी डिजीज से पीड़ित है, यानी किसी बीमारी से पीड़ित है और उस बीमारी के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है, और इस दौरान यदि वो गिफ्ट करता है, विल करता है, तो यहाँ पर डेथ बेड ट्रांजेक्शन उसको माना जाता है। तो सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम धर्म को लागू करते हैं, जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, उन्हीं पर ये चीज लागू होती है। और ये मुस्लिम लॉ कहता है कि मर्ज उल मौत में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, यानी व्यक्ति यदि वसीयत करता है, यदि व्यक्ति कोई गिफ्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पर कोई रोक लगे, कुछ प्रतिबंध लगे। नंबर 1, पहला तो अगर उसके हेयर और सक्सेसर हैं, हेयर यानी उसके जो वंशज हैं उसके सक्सेसर होने चाहिए और वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर हेयर है और सक्सेसर है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 भाग से ज्यादा गिफ्ट भी नहीं कर सकता है और वसीयत भी नहीं कर सकता है। यानी अगर उसके वंशज हैं तो 2/3 प्रॉपर्टी तो फिर भी उनके वंशजों को जाएगी।
यानी हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट या वसीयत नहीं कर सकेगा। ये मर्जुल मौत का मुस्लिम लॉ का एक नियम है। और ये कहा गया है कि जेन्युइन एप्रीहेंशन होना चाहिए, मतलब मृत्यु की आशंका जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं व्यक्ति मर्जुल मौत से पीड़ित था, उसने वसीयत कर दी, गिफ्ट कर दी और फिर से ठीक हो गया। अगर वो ठीक हो गया तो वो वसीयत और गिफ्ट जो है वो नल और वॉइड घोषित हो जाएगी, यानी वह शून्य घोषित हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु की आशंका होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति अगर वो ठीक हो गया तो उसका भाग्य है, अन्यथा उसके ठीक होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट टैक्स इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि डेथ बेड ट्रांजैक्शन में जो गिफ्ट होते हैं उसको हिबा कहा जाता है, तो ये हिबा और वसीयत के बीच का एक ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए इस पर गिफ्ट टैक्स भी लागू नहीं होता है। और यदि हम डेथ बेड ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे तो सेक्शन 191 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 191 और टीपी एक्ट में 129 के अंतर्गत आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो यह है मित्रों मर्जुल मौत क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये इसके अंदर क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और उसके क्या कानूनी प्रावधान है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।